पर दुनिया में क्या तेल का संकट बढ़ने वाला है? क्या भारत के अंदर तेल की किल्लत होने वाली है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेडलाइन कुछ इस तरह से बन रही है कि रूस ने 1 अप्रैल से पेट्रोल एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। ऐसे में क्या देश भर के अंदर पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगने लगेंगी? क्या देश के अंदर वाकई में किल्लत आ रही है? आइए आज के सेशन में इस विषय पर जिक्र करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से पश्चिम एशिया के अंदर इजराइल, ईरान, अमेरिका इन सब का युद्ध होना शुरू हुआ है, ओवरऑल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो भारत की ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 50% के आसपास सप्लाई करता था, उसका बाधित होना दिख रहा है और उसके बाधित होने से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के ऊपर किल्लत आती दिख रही थी। अमेरिका ने इसी बीच में भारत को रशिया से तेल खरीदने के ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध ना लगाने का कहा कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे में भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया ही था। अचानक ये खबर आती है कि रूस ने 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। उनके उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए कहा है। मॉस्को में शुक्रवार को पेट्रोल एक्सपोर्ट के बैन को लेकर के चर्चा हुई थी। जब ये चर्चा बाहर निकल कर आई तो दुनिया भर में एकदम तनाव की स्थिति साइकोलॉजिकली पैदा होना लाजमी था कि जहां तेल बाधित हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो क्या रशिया इसे अपने स्ट्रेटेजिक मूव की तरह यूज कर रहा है कि दुनिया वालों तुमने तो बहुत मुझे तड़पाया था, तुमने मेरे तेल को ना खरीद के, हम डिस्काउंटेड तेल दे रहे थे तब तुम लोगों ने खरीदने से इनकार किया था कि रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन आज जब तुम्हारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल खरीदना दुश्वार हो रहा है, तुम्हारे लिए मैं केवल एक विकल्प के रूप में दिखता हूं, लो मैं अब बैन कर देता हूं। इसका ये स्ट्रेटेजिकल मूव निश्चित ही दुनिया के अंदर तेल की किल्लत पैदा करेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली रशिया बाजार के लिए एक विकल्प बनकर निकल रहा था, लेकिन अमेरिका को उसी की जगह पटकनी देने के लिए यह एक कूटनीतिक दांव हो सकता है। लेकिन इसी कूटनीतिक दांव के चलते बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। ऐसे में भारत क्या इस बात से अछूता रहेगा या इस पर प्रभाव पड़ेगा, इस बात का आज के सेशन में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। चर्चा है क्योंकि अल्टीमेटली इन पूरे युद्ध के चलते फर्टिलाइजर सप्लाई हो, एलपीजी सप्लाई हो, एलएनजी सप्लाई हो, क्रूड ऑयल सप्लाई हो, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक हो जाने से बाधित तो हो रही है। आपको जानकारी होनी चाहिए, ये पिछले साल 2025 का डेटा है कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 26% से अधिक रशिया से आपूर्ति कर रहा था, लेकिन बाद में अमेरिका के द्वारा दिए गए तमाम प्रतिबंधों के चलते यह निकल कर आया कि भारत ने रूस से तेल खरीदने पर स्टे लगाने का सोच लिया है। हालांकि अमेरिका से हमारी ट्रेड डील मार्च के मध्य तक होने वाली थी, हालांकि वो ट्रेड डील भी अब आगे पोस्टपोन हो गई है, मतलब उसके ऊपर अमेरिका की कोर्ट के ही द्वारा स्टे लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रूस से तेल खरीदना बीच में अमेरिकी प्रभाव से हमने बंद किया था, अब सुर्खी निकल कर आती है कि हमने 1 अप्रैल से रूस किसी भी देश को अपना पेट्रोल नहीं बेचेगा। यह खबर जितनी बड़ी खबर बनती है उतनी ही बड़ी खबर भारत के लिए एक चुनौती बनकर आती है। लेकिन इसी बीच में सवाल विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष से उठा लिए जाते हैं। सवाल पूछे जाते हैं कि अब भारत क्या करेगा। पहले अमेरिका के प्रभाव में रूस से तेल खरीदा नहीं और अब रूस अपनी तरफ से तेल बेचने से मना कर रहा है, पेट्रोल बेचने से मना कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, जहां हमारी कश्ती वहां डूबी जहां तेल कम था। एक तरफ भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार है और दूसरी तरफ रूस भी तेल बेचना बंद करने की दहलीज पर है। शायद यह भी मोदी जी का नया मास्टर स्ट्रोक होगा। इन्होंने अपनी बात को कहते हुए 2 न्यूज कटिंग्स का सहारा लिया। एक न्यूज कटिंग थी बीबीसी की जिसमें कि लिखा हुआ था भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार। कैग ने पहले ही दी थी चेतावनी, ये 28 मार्च की कटिंग थी। तो ऐसे में जब आपको ये सुर्खी सुनने को मिले कि रूस का तेल आना बंद हो रहा है, बीबीसी जैसा अखबार ये लिख रहा है, अब न्यूज चैनल ये लिख रहा है कि 5 दिन का रणनीतिक भंडार बचा है, एक खबर ये निकल कर आती है कि 1 अप्रैल से रूस किसी भी देश को पेट्रोल नहीं बेचेगा, तो ये पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है अपोजिशन की तरफ से जो बात बाहर लाई जाती है, जिससे निश्चित ही देश के अंदर एक अस्थिरता का माहौल बन सकता है। पैनिक क्रिएट हो सकता है कि जब बीबीसी बोल रहा है और बीबीसी की बात को
अपोजिशन की तरफ से टैग किया जा रहा है, तो शायद सरकार कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है, क्योंकि 5 दिन का तेल बचा है और सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल ही नहीं रही है। और रहा सहा कसर अब रूस ने भी पैदा कर दिया, तो सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है वो ये कि चलो अब हम इसको स्टॉक ही कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पता चले बाद में हमारे पास तेल बचा ही नहीं और सरकार एकदम लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दे। पहले भी कोरोना जैसी बातें कर दी हैं, है ना। तो ये दिमाग में कुछ ऐसे सवाल निकलने आने शुरू होते हैं। चलिए एक एक करके इन सारी खबरों का विश्लेषण भी करते हैं, साथ में सरकार का क्या कहना है उसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सरकार ने भी इस पर आंसर दिया है। तो देखिए खबर को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहला, रूस रोजाना 1.2 से लेके 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता था। वो निर्यात उसे चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों को करना होता था। तो पहला तथ्य क्या है उसी को यहीं से समझते हैं। खबर में जो लिखा गया है वो पेट्रोल बेचना है। मेरे प्यारे साथियों, भारत क्रूड ऑयल परचेज करता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है भारत की रिफाइनरियों में। भारत की रिफाइनरी में जब रिफाइन होता है क्रूड ऑयल, उससे पेट्रोल बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल कर आता है। आसान भाषा में ऐसे समझें कि रूस के पास में दूध का उत्पादन होता है, वो दूध भारत को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसने अब डिसाइड किया है कि वो मक्खन नहीं बेचेगा। मक्खन नहीं बेचेगा, लेकिन दूध बेचने पर इनकार नहीं है। यानी कि क्रूड एक दूध है, मक्खन दूध का बाई प्रोडक्ट है। मक्खन बेचना रोक रहा है क्योंकि अपनी खुद की घरेलू जरूरतों को पूरा करना है। मक्खन की सप्लाई रुकने से क्या दूध की सप्लाई रुकी? आंसर है नहीं। बिल्कुल वैसे ही अभी अगर हम बात करें तो क्या क्रूड की सप्लाई पर इसने रोक लगाई है? नहीं लगाई। तो क्या क्रूड यानी कि जो दूध है वो अगर हमारे देश में आएगा तो हम उससे पेट्रोल बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। आप जब क्रूड ऑयल परचेज करते हैं तो वो अलग अलग स्केल पर रिफाइन होता है। उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, जेट फ्यूल बनता है, जहाज का तेल बनता है, एलपीजी बनता है, चारकोल बनता है। ये सारी चीजें क्रूड ऑयल के रिफाइन होने से बनती हैं। भारत के अंदर जो भारतीय रिफाइनरी हैं वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके ही पेट्रोल और डीजल बनाती हैं। हमारे देश के पास रिफाइनिंग क्षमता दुनिया में टॉप लेवल की है, यानी कि विश्व के अंदर शायद टॉप 5 कंट्रीज में भारत का नाम शुमार होता है जिसके पास इतनी उच्च स्तर की रिफाइनिंग क्षमता है। ठीक है साहब। तो पहली बात जो पेट्रोल की है, पेट्रोल के लिए ये रूस भी जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो लाख 1.5 लाख बैरल पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, क्रूड भर भर के करता है। भारत रूस के तेल को परचेज करने वालों में तीसरे नंबर पर आता है, क्रूड के परचेज करने वालों में। भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 20% रूस से क्रूड के रूप में इंपोर्ट करता है। करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल भारत के अंदर रोजाना रिफाइन होता है। लगभग 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन होता है। यही भारत की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी है। भारत 50 से लेकर 56 लाख बैरल तेल ही कंज्यूम करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कच्चा तेल है, कच्चे तेल से फिर रिफाइन ऑयल बनकर आता है। इसके लिए रिफाइनिंग की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। एक बैरल के अंदर 159 लीटर क्रूड ऑयल निकलता है। एक बैरल का मतलब 159 क्रूड ऑयल होता है, लीटर क्रूड ऑयल होता है, और उसमें 43% पेट्रोल होता है। जब उसको रिफाइन किया जाता है तो 23% डीजल, यहां जो 12% अदर लिखा हुआ है यह है 5% एलपीजी। यानी कि एक बैरल के अंदर लगभग 8 लीटर एलपीजी निकलकर बाहर आती है। 12 मतलब 8 लीटर के आसपास, 8 किलो के आसपास तोल लीजिए। पेट्रोलियम कोक 5%, जेट फ्यूल 9%, हैवी मैराइन फ्यूल 4%। इस प्रकार से जो एक बैरल क्रूड ऑयल है वो रिफाइन होकर यूं प्रोड्यूस होता है। तो हमें क्या नहीं मिल रहा है? पेट्रोल। क्या पेट्रोल पहले भी लेता था भारत? नहीं, रूस से हम लोग क्रूड परचेज करते थे। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा पहले भी कहा गया था कि हमारे पास सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट है पेट्रोल और डीजल की प्रोडक्शन कैपेसिटी, और भारत उसको बढ़िया से प्रोड्यूस कर रहा है। वर्ल्ड के अंदर अगर रिफाइनिंग क्षमताओं की बात की जाए तो भारत के पास 14 लाख लीटर क्रूड ऑयल मतलब बैरल क्रूड ऑयल रिफाइन करने की इच्छा है। ठीक है, नंबर 1। तो इसका मतलब सवाल निकलकर यह आया कि क्या भारत को क्रूड ऑयल परचेज करने से रूस रोक रहा है? आंसर है नहीं। इसने भी जो वेवर दिया था इंडियन रिफाइनरीज को, वो रशियन ऑयल परचेज करने के लिए ही दिया था। अमेरिका से मिला वेवर हो या फिर इस युद्ध के काल में रशिया के द्वारा तेल बेचना हो, रशिया ने दुनिया को इस समय तेल बेचकर 760 मिलियन
कमाया है। इस युद्ध के दौरान रूस ने तेल बेचकर अतिरिक्त धन लाभ कमाया है। ऐसा कैसे कमा लिया? असल में रूस पहले दुनिया भर को जो तेल बेचता था वो अपनी तरफ से डिस्काउंट पर बेचता था। यानी कि दुनिया में अगर $60 प्रति बैरल चल रहा है तो $10 प्रति बैरल तक मुनाफा दे दिया, 12 बैरल प्रति बैरल तक छूट दे दी। लेकिन अब वही उस क्रूड ऑयल को अपने द्वारा प्रीमियम पर बेच रहा है। रिलायंस ने हाल ही में 6 मिलियन बैरल रशियन ऑयल परचेज किया है, ये सुर्खी है। और रशिया के द्वारा इस दौरान दुनिया को किसी भी प्रकार का डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, उल्टा $4 से $5 प्रति बैरल ब्रॉन्ट पर ब्रेंट ऑयल के ऊपर वसूला जा रहा है, जहां पहले $13 पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दिया जाता था। इसका मतलब दुनिया में ब्रेंट के भाव से भी ऊपर पैसा वसूल करके तेल बेचा जा रहा है। यही कारण है कि इस महीने भर चले युद्ध के अंदर रूस ने लगभग $760 मिलियन कमा कर रख लिया है। यह कमाई असल में अचानक हुए भाव में वृद्धि प्लस दुनिया के अंदर जो अभी मार्केट के अंदर अनुपलब्धता है उसके चलते देखने को मिली है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के भारत क्रूड ऑयल परचेज करेगा, ज्यादा भाव पर परचेज कर रहा है लेकिन मिल रहा है। जब भारत में क्रूड ऑयल ज्यादा भाव पर परचेज किया जा रहा है तो ऐसे में क्या भारत को तेल महंगा पड़ने पर भारत की जनता को महंगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो जवाब है कि जब क्रूड महंगा खरीदते हो, रिफाइन होने के बाद जनता तक महंगा पहुंचता है। देश ने $60 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीदते हुए ऑयल कंपनीज को देखा है। आज वही तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है। $60 से 100 बैरल तक का जो भाव गया है, $100 प्रति बैरल तक का जो भाव गया है, इसमें बढ़ी हुई भाव वृद्धि ने पॉकेट पर भाव बढ़ाना शुरू करना ही था कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के अंदर कमी कर दी। अर्थात पेट्रोल डीजल से बेचकर जो सरकार खुद लाभ कमाती थी, एक्साइज यानी उत्पादन ड्यूटी के नाम पर, सरकार ने उसमें ₹10 प्रति लीटर के हिसाब से कटौती कर दी। मतलब तेल तो टेक्निकली आप तक महंगा होना था, लेकिन सरकार ने अपना कर कम कर लिया, टैक्स कम कर लिया, जिससे आम जन की जेब तक तेल के वही भाव रहे जो वो अब तक पे करते आ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में बढ़ी तेल की कीमतों का असर भारतीय उपभोक्ताओं तक अभी नहीं पहुंचा है। भारत ने हालांकि तेल परचेज करने के अपने सारे विकल्प दुनिया भर से शुरू किए हुए हैं। ऐसे में रूस के द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई को बाधित नहीं किया जाएगा। जहां तक रही बात विश्लेषण की, तो साहब बीबीसी कह रहा है कि 5 दिन का ही तेल बचा है। पवन खेड़ा जी ने उसी के ट्वीट को लिया है। अब उसका क्या विश्लेषण है? तो देखिए, बीबीसी की जो ये खबर थी, 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार, कैग ने दी थी पहले चेतावनी। इसके पीछे की कहानी को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें क्या रणनीतिक तेल भंडार की बात थी। रणनीतिक तेल भंडार की कहानी क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात है। देश में 56 लाख जो बैरल है वो तेल पर प्रतिदिन के हिसाब से कंज्यूम हो रहा है। और देश के पास जो ऑयल भंडार थे, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, वो 53 लाख मैट्रिक टन थे। एक मैट्रिक टन जो है वो ऑलमोस्ट 7.33 बैरल के अराउंड होता है। 7.33 बैरल का मतलब हुआ, जब प्रधानमंत्री खुद 53 बोल रहे हैं तो लगभग 3.5 करोड़ बैरल भारत के पास ऑयल रिजर्व हुआ। और ऐसे में अगर 50 लाख बैरल पर डे का आपका कंजप्शन है तो ये ऑटोमेटिक भाग देने के बाद 6-7 दिन का दिखाई पड़ता है। मतलब रफ टू रफ कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं तो लगभग ऐसा दिखाई पड़ता है। भारत सरकार पहले भी कहते आई कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कौन सा वाला? जो भारत ने कई गड्ढों में, कुओं में खोद करके भरा हुआ है। भारत ने अपने यहां पर ऑलरेडी रिफाइन किए हुए तेल का स्टॉक रखा हुआ है। दुनिया की जो ऊर्जा एजेंसीज हैं उनका रिकमेंडेशन है कि दुनिया के किसी भी देश के पास एटलीस्ट 90 दिन का ऑयल रिजर्व होना चाहिए, रणनीतिक ऑयल रिजर्व होना चाहिए। बहुत से देशों के पास, जैसे चाइना के पास 120 दिन का है, कोरिया, जापान जैसे देशों के पास 200 दिन से ज्यादा का है। भारत के पास 10-11 दिन का लगभग बताया जाता है। हालांकि भारत के पास चूंकि वर्ल्ड की उच्चतम रिफाइनिंग क्षमताएं हैं, तो भारत की जो ऑयल रिफाइन करने वाली कंपनी है वो ज्यादा ऑयल का स्टॉक अपने पास रखती हैं।
अगर उनकी रिफाइनिंग क्षमताओं को मिला दिया जाए तो 10 + 60 लगभग 70 दिन के आसपास का ऑयल रिजर्व भारत तक पहुंचता है, क्योंकि भारत में जितना ऑयल भारत पर डे कंज्यूम करता है उतना क्रूड ऑयल रिफाइन पर डे करने की क्षमता है। तो हमारी रिफाइनरीज ऑलरेडी बहुत सारे दिन का स्टॉक लेकर चल रही होती हैं। उन रिफाइनरीज की वजह से ये जो 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार है, ये देश का कुल तेल भंडार नहीं बताया गया है। मतलब देश में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व तकनीकी रूप से देखा जाए तो सरकारी आंसर तो दे दिया, लेकिन देश की सारी कंपनीज के पास मिलाकर कितना है वो जवाब यहां पर नहीं दिया गया, जो कि लगभग 74 दिन का पता चलता है। देश के अंदर कुल मिलाकर के ये जो बात निकलकर रिपोर्ट के हिसाब से, जिसको कैग की रिपोर्ट नाम दिया गया है, उसमें जानकारी जब दी थी 2025 में ऑडिट के अनुसार देश के अंदर जो रिफाइनिंग क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने की रिकमेंडेशन दी गई थी। उसी को यहां पर उठाया गया था। 5.33 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज विच कैन प्रोवाइड 7.88 डे इंपोर्ट कवर, ये 2024 का था, जहां पर 19 दिन का इंपोर्ट कवर फेज 1 में होना था। देश के पास 7.88 दिन का इंपोर्ट कवर था। चूंकि हमारा यहां पर लगातार खत्म होता चला जा रहा है, इसीलिए 4.56 दिन की बात इन्होंने लिखते हुए 5 दिन का जवाब लिख दिया था। लेकिन यह हल्का सा मिसलीडिंग प्रतीत हुआ। क्यों प्रतीत हुआ? जब देश के अंदर ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन है, वर्ल्ड वाइड ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो जिम्मेदारिता का परिचय देते हुए करना यह था कि रणनीतिक तेल भंडार इतने दिन का, लेकिन भारत के पास कुल रिजर्व 74 डेज का। इससे स्थिति यह बनती कि शायद देश के अंदर पैनिक क्रिएट ना होता, या फिर इस तरह की खबर हेडलाइन बनाकर अपोजिशन ना डालता। यही बात है कि इसके ऊपर लोगों के द्वारा प्रतिक्रियाएं दिया जाना शुरू हुआ, और परिणाम ये निकल कर आया कि देश के अंदर सरकार को आना पड़ा कहने के लिए कि पर्याप्त तेल के भंडार हमारे पास उपलब्ध हैं। ये जो हमारे पास 5.33 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर अलग अलग जगह पर हमने सुरक्षित रखा हुआ है। विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर के अंदर हमारे ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भंडार हैं, और भारत आने वाले समय में चांदीखोल और पादुर के अंदर और ज्यादा ऑयल रिजर्व करने की क्षमता विकसित करेगा। लेकिन भारत के पास चूंकि अपनी ऑयल कंपनीज भी हैं और उन ऑयल कंपनीज के पास 64.5 दिन का तेल है, इसीलिए भारत आराम से अभी 60 दिन से अधिक की व्यवस्था करके चल रहा है। यही कारण है कि फिर इसके ऊपर धीरे धीरे तमाम प्रकार की जानकारियां दिया जाना शुरू हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई कि ये गलत बातें फैला रहे हैं और इनकी गलत बातें मिसलीडिंग प्रतीत होती हैं। पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए लिखा कि भारत की कुल भंडार क्षमता 74 दिन की है और अभी लगभग 60 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। तो पीआईबी जिस चीज का फैक्ट चेक कर रही है वो बात भी अगर ध्यान से देखी जाए तो हल्का सा उसके अंदर फेर है। यहां पर शब्द रणनीतिक तेल भंडार का है और यहां पर कुल तेल भंडार का अंतर है। दोनों में अंतर समझिए, ये ऐसे है कि मेरे पास मेरी पॉकेट में 500 रुपए है, ये मेरी इंडिविजुअल क्षमता है, लेकिन मैं जिस परिवार का हिस्सा हूं हो सकता है कि उस परिवार में 2000 रुपए कुल हो। तो अगर देखा जाए कि इस घर की स्थिति बताओ तो बोले घर में 2500 रुपए हैं, लेकिन अंकित की स्थिति जो है वो 500 रुपए की है। हालांकि इस पूरे कंडीशन में अल्टीमेटली घर की ही बात हो रही है, देश की ही बात हो रही है, और देश की बात में चर्चा इसलिए बड़ी बन रही है क्योंकि सरकार को डर इस बात का है कि गलत फहमी अगर फैल जाए तो वो बहुत ज्यादा भ्रामक हो सकती है, और जब वो भ्रामक होगी तो देश के अंदर पैनिक क्रिएट हो सकता है। इसीलिए जानकारी निकल कर आई 27 मार्च को कि देश के पास 60 दिन का प्रॉपर ऑयल रिजर्व है और 1 महीने का एलपीजी भंडार हमारे पास है। सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि हमारे पास में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सभी पेट्रोल पंप खुले हैं, रिफाइनरी 100% कैपेसिटी पर चल रही हैं। 6 दिन का स्टॉक वाली जो खबर है वो अफवाह है। 74 दिन की स्टोरेज क्षमता है और 60 दिन का स्टॉक अभी भी है। एलपीजी का उत्पादन 40% बढ़ा है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देश की रिफाइनरी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके एलपीजी प्रोड्यूस करती हैं। रोज 50 लाख सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है। एलपीएनजी को बढ़ावा देने की योजना लंबी योजना के रूप में शुरू की गई है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैल रही हैं, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। बाकायदा सरकार के द्वारा आज ही के दिन इसके ऊपर एक डिटेल जानकारी दी गई और कहा कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल के
पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। सप्लाई ऑफ यूरिया प्लांट जो है वो 70 से 75% लास्ट 6 महीने से बनी हुई है। तमाम चीजें सरकार के द्वारा डिटेल में आज दे दी गई। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी पता चली हो। ये क्या है? ये है बीबीसी के द्वारा उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है और उस ट्वीट के साथ उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इसे परिवर्तित करके इस तरह लिख दिया है कि भारत के पास इतने दिनों का रणनीतिक तेल भंडार, सरकार ने कहा हालात काबू में। कुल मिलाकर के ये जानकारी बाद में कवर कर दी गई। तो अब चर्चा करते हैं कि क्या भारत को चिंता करने की जरूरत है रूस के द्वारा पेट्रोल बंद करने पर? नहीं, तेल हमारे पास क्रूड के रूप में आ रहा था। क्रूड थोड़ा महंगा खरीद रहे हैं। ऐसे में सरकार का जो खुद का राजस्व है वो थोड़ा कम होता दिख रहा है। उसमें सरकार के द्वारा 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके, यानी कि खुद का कट कम करके जनता तक सही समय सही दाम पर कीमतें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ आई हो। किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। वैश्विक अशांति के दौर में सबसे बड़ी अशांति मानसिक है। ऐसे में सरकार पूरे देश के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रही है। तो आप और हम भी देश के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अफवाहों से बचें, देश को दिशा देते हुए चलें। कुल मिलाकर इतना ही।